ये स्टार्टअप सीरीज का फाइनल पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक पिन कमेंट में है। आप में से ज्यादातर लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। अब ज्यादा देर ना करते हुए सीरीज को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डालमी की टीम सैंडबॉक्स कंपटीशन में सिलेक्ट तो हो जाते हैं बट उनके बीच शेयर्स को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब आगे डालमी ने चुलसान और योंगसान को गुस्से में जाते हुए देखा और इंजे की ताने भरी स्माइल ने उसे पूरी तरह फ्रस्ट्रेट कर दिया। उसने सुबह के इंसिडेंट को याद किया। उसने एक कंपनी के बारे में सुना था जहां सिर्फ शेयर डिस्प्यूट के कारण 20 साल पुरानी दोस्ती पूरी तरह खत्म हो गई थी। उस समय उसे ऐसा नहीं लगा था। उसने सोचा था कि उनकी टीम की दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है और उसकी कंपनी कभी ऐसी नहीं होगी। उसने बिलीव किया कि उनकी टीम बहुत एकजुट है और सभी के शेयर बराबर बांटे जाएंगे। उसने सोचा था कि हर कोई इस पर खुश होगा और उसे इस पर प्राउड भी था। लेकिन जी प्योंग ने उसे सीधे वार्निंग दी। उसने कहा, शेयर होल्डर्स की लिस्ट में एक भी समझदार व्यक्ति इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह का इक्वल डिवीजन केवल रिप्रेजेंटेटिव के लिए रुकावट बनेगा। अगर एक भी मेंबर अग्री नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। दोसान ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी और कभी नहीं बदलेगी। लेकिन जी प्योंग ने कहा, अगर ये बातें सच होती तो कोई भी कभी डिवोर्स नहीं लेता। उसने समझाया, अगर दो लोग अलग हो जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन कंपनी ऐसी नहीं होती। अगर लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं तो नुकसान केवल इन्वेस्टर्स का होगा। कोई भी इन्वेस्टर इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। उन्हें मजबूरन अपने शेयर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के हाथों में देने पड़े, कम से कम 60% शेयर। डालमी अपने ऑफिस लौटी। दोसान अभी भी शेयर होल्डर्स की लिस्ट को खाली निगाहों से देख रहा था। दोसान को ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी कंपनी बाकी सभी की तरह पहले ही दिन इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करेगी। सभी बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। घर लौटते समय दोसान ने डालमी को सांत्वना दी और कहा, उसे इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने वादा किया वो अपने टीममेट्स को समझाने का तरीका ढूंढेगा और ये भी तय किया कि वो डालमी को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनने देगा। उसने कहा, इस बार वो अपने फैसले पर पछतावा नहीं करेगा और डालमी को उस पर विश्वास करने के लिए एनकरेज किया। डालमी को भी पता था कि उसमें अभी कई कमियां थी, इसलिए उसने सीईओ के बारे में अपनी जानकारी को अपडेट करना शुरू कर दिया। जो चीजें उसे समझ नहीं आती थी उसके लिए वो जी प्योंग को मैसेज भेजती थी। वो इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जब जी प्योंग उठा तो वो डर गया। सिर्फ एक रात में डालमी के 416 मैसेज आए थे। जी प्योंग ने डालमी से कहा, दुनिया में कोई भी परफेक्ट सीईओ नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको डिसीजन लेना सीखना होगा। चाहे आप कोई भी फैसला करें, आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डांट से डरेंगी तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगी और एक असफल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगी। एक अच्छा इंसान या एक सीईओ, आपको इन दोनों में से एक को चुनना होगा। आप दोनों को एक साथ नहीं रख सकती। शाम के शांत माहौल के बाद चुलसान और योंगसान ने भी अपनी बातों को समझ लिया। हालांकि इस बार का क्राइसिस ठीक हो गया था। सभी ने कंसेंट जताई कि शेयरों को डालमी के पास दिया जाए, लेकिन डालमी ने फैसला किया कि वो सभी शेयर दोसान को देगी। इसके बाद वो और दोसान एक ही साइड में खड़े होंगे। ये सबसे आइडियल प्लान नहीं था, लेकिन इसने जी प्योंग को सक्सेसफुली मना लिया। $100 मिलियन की फंडिंग जल्द ही खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इस इंसिडेंट के बाद दोसान ने जी प्योंग से कहा, वो आज डालमी को सब कुछ ऑनेस्टली बताने का प्लान बना रहा है। उसे पहले हिडन क्राइसिस को हल करना होगा। जी प्योंग ने उसे अभी ये बात न बताने को कहा। उसने कहा, अगर तुमने डालमी को सच्चाई बताई तो तुम्हारा डालमी के साथ रिश्ता और सैमसंग टेक्नोलॉजी दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोसान ने कहा, शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। आज डालमी ने दोसान को अपने घर खाने के लिए इनवाइट किया। जब वे घर पहुंचे और एक दूसरे को देखा तो दादी और दोसान दोनों पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने दिन में ही अस्पताल में एक दूसरे को देखा था। दादी की नजरें दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जल्द ही दादी देख नहीं पाएंगी। जैसे ही दोसान कुछ कहने वाला था, दादी ने जल्दी से उसे इशारा किया कि वो इस बारे में कुछ न कहे। फिर दादी ने डालमी से कहा कि वो बाहर जाकर सोया सॉस खरीद लाए ताकि वे दोनों अकेले में बात कर सके। दादी ने दोसान से कहा, डालमी को इस बारे में मत बताना। अगर डालमी को पता चला तो वो फिर से जोर जोर से रोने लगेगी। मैं चाहती हूँ कि डालमी ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराए। जब डालमी मुस्कुराती है
तो उसकी आंखें सबसे खूबसूरत लगती हैं। बस थोड़ा और देख लो। इसके बाद भले ही दादी दोनों आंखों से अंधी हो जाएं, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। दोसान ने डालमी को सच्चाई बताने का इरादा किया था, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे कहे। जीप्योंग को याद आया कि दोसान ने कहा था कि वो डालमी को सब कुछ बता देगा, और दोसान के ये शब्द, बस इंतजार करो और देखो। ये सुनकर जीप्योंग को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत अपनी कार घुमाकर डालमी के घर की ओर चला गया। फॉर्चुनेटली उसने डालमी को सोया सॉस खरीदकर लौटते हुए देखा। डालमी ने अचानक जीप्योंग को वहां देखकर सरप्राइज हो गई। डालमी के बिहेवियर को देखकर जीप्योंग समझ गया कि दोसान ने उसे अभी तक सच्चाई नहीं बताई है। उसने दोसान का करीबी भाई होने और दादी को न जानने का नाटक करना जारी रखा। दादी को झुककर प्रणाम करते हुए उसने कहा कि उसे दोसान से एक जरूरी बात करनी है। दोसान ये सुनकर थोड़ा डर गया। वो तुरंत दादी के पीछे छिप गया और जल्दी से कहा, मैं आपकी बात मानूंगा, इसलिए चिंता मत करो। जीप्योंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वो जाने ही वाला था जब डालमी ने उसे परिवार के साथ रात का खाना खाने के लिए इनवाइट किया। रात के खाने के बाद डालमी ने दोनों को विदा किया। जीप्योंग ने डालमी को बताया कि उसने उसके 461 सवालों के जवाब ईमेल के जरिए भेज दिए हैं। उसने उसे अपना ईमेल चेक करने की याद दिलाई। डालमी की एडमायरिंग नजरें देखकर जीप्योंग ने दोसान की ओर उकसाने वाले अंदाज में देखा। डालमी के बालों में कुछ अटका देखकर जीप्योंग आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी करंट सिचुएशन सूटेबल नहीं है, इसलिए उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। दोसान ने कमजोरी दिखाने से इनकार किया। वो डालमी के पास गया और उससे कहा, तुम 71% शेयरों की सीईओ हो। मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए चिंता मत करो। इसके बाद उसने डालमी के बालों से वो धागा निकाला जो फंसा हुआ था। दोसान और डालमी के बीच इस क्लोजनेस को देखकर जीप्योंग काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। कार में बैठते हुए जीप्योंग ने दोसान का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम उन लेटर्स की सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन इसे कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए। दोसान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वो कार से उतरकर बस से घर जाना चाहता था, लेकिन जीप्योंग ने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जब दोसान ने कहा कि उसे डालमी के लिए फीलिंग्स हैं, तो जीप्योंग ने तुरंत कार रोक दी। अगले दिन कंपनी ने आइस प्रोजेक्ट करने का फैसला किया। हर किसी को लगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जीप्योंग ने इसका विरोध किया। उसने साफ साफ कहा कि इस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं है। ये प्रोजेक्ट ब्लाइंड लोगों के लिए था, इसलिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के जरिए पैसे कमाना इम्पॉसिबल था। इसमें काफी पैसे लगते और जितने ज्यादा यूजर्स होते उतना ही ज्यादा खर्च बढ़ता। कौन ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? दूसरों को खुशी देने के लिए वे शायद खुद नुकसान झेलेंगे, इसलिए उन्हें इसे लेकर केयरफुली विचार करना चाहिए। डालमी इस प्रोजेक्ट के लिए बेहद दृढ़ थी, क्योंकि ये बहुत मायने रखता था। उसने जीप्योंग से विनती की कि वो दोसान को इसके बारे में न बताएं, ताकि वो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पर कंसंट्रेट कर सके। डालमी ने कहा वो खुद फंड जुटाने का तरीका ढूंढ लेगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेगी। उन्होंने पहले मॉर्निंग ग्रुप से एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने का फैसला किया। अगर वो सिर्फ एक सोल्यूशन का प्रपोजल रखते तो उन्हें $50 मिलियन मिलते। अगर वो इसे बनाने में मदद करते तो ये $300 मिलियन हो जाएंगे। अगर वो इसे चलाने और मैनेज करने में मदद करते तो ये $1 बिलियन से भी अधिक होता। अगर ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता तो कंपनी के एग्जिस्टेंस की समस्या हल हो जाती और आइस प्रोजेक्ट के लिए भी फंडिंग मिल जाती। दोसान डालमी को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि मॉर्निंग ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव उसकी बड़ी बहन का सौतेला पिता था, जो उसकी माँ का प्रेजेंट लीगल पति भी था। डालमी इस आदमी से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर खोजने के लिए उसने ये जोखिम उठाने का फैसला किया। जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उन्हें पता चला कि इस कंपनी को 1 लाख फोटोज चाहिए थी। जैसे ही वे सफिशिएंट डेटा इकट्ठा कर लेते, प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनकी डेवलपमेंट टीम द्वारा किया जाता। दोसान को लगा कि ये डेवलपर्स का एक्सप्लॉयटेशन है। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और रिप्रेजेंटेटिव से कहा उन्हें डेटा इकट्ठा करने के लिए पार्ट टाइमर रखने चाहिए। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा पार्ट टाइमर्स को हायर करना बहुत महंगा पड़ेगा और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि क्या फोटो लेनी है। उन्होंने कहा ऐसे काम के लिए दोसान की टीम जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स की जरूरत है। रिप्रेजेंटेटिव ने ये भी कहा दोसान की टीम की वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है। उसने सजेशन दिया कि वे अपनी कंपनी के होम पेज पर मॉर्निंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन का लोगो लगाएं। उन्होंने कहा ये काम अकेले $50 मिलियन के बराबर है। रिप्रेजेंटेटिव दूजुम और भी आगे बढ़ गया। उसने कहा उसने उनकी कंपनी को डालमी की मां की वजह से चुना।
उसने कहा, अगर डालमी ने अपनी माँ का साथ चुना होता तो वो मेरी बेटी की तरह होती। हम दोनों फादर डॉटर बन सकते थे। उसने ये भी कहा, अपने पिता के साथ रहते हुए उसने बहुत कुछ सहा होगा। ये सुनकर दोसान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत जाकर मिस्टर दूजुम के नेम प्लेट को तोड़ दिया। फिर वो डालमी की ओर मुड़ा और कहा, वो अब इस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकता। ये कहकर वो पलटा और वहाँ से चला गया। डालमी भी जल्दी से दोसान के पीछे पीछे बाहर गई, जबकि दूजुम हैरान रह गया। डालमी ने दोसान का पीछा करते हुए छत पर पहुंची। दोसान डालमी को ह्यूमिलिएट होते देखना नहीं चाहता था। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ दे। डालमी की जिद देखकर जी प्योंग ने अब उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जी प्योंग ने उसके लिए बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड वाली कंपनियों की एक लिस्ट तैयार की। ये वे कंपनियां थी जो डिसेबल्ड पीपल की भलाई के लिए चिंतित थीं या जिन्हें अपनी इमेज सुधारने की जरूरत थी। वे सभी आइज प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स में रुचि रखती थी। डालमी ने लिस्ट में दिए हर एक कंपनी का दौरा किया, लेकिन हर किसी ने उसे कहा कि वो घर जाकर और जानकारी का इंतजार करे। दूसरी कंपनियों ने कहा, उनका इस साल का बजट पहले ही खत्म हो चुका है। वो अपने क्लाइंट्स के साथ रिमोट एरियाज में भी गई, सिर्फ एक मौका पाने के लिए, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वो अब तक किसी भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी। इसी बीच दूसरी ओर दोसान और उसकी टीम ने कई दिनों की मेहनत के बाद आइस प्रोजेक्ट का टेस्ट सक्सेसफुली पूरा कर लिया। अब ये जल्द ही बाजार में लॉन्च होने वाला था। हर कोई बेहद एक्साइटेड और इसके लिए उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन डालमी अभी भी परेशान थी, क्योंकि केवल उसे पता था कि 1000 यूजर्स की एनुअल कॉस्ट लगभग $30 मिलियन थी। इसका मतलब है कि 10,000 यूजर्स की एनुअल कॉस्ट $300 मिलियन होगी। लेकिन अब तक उसे कोई भी इन्वेस्टमेंट मिला नहीं था। डालमी के लिए सब कुछ बेहद मुश्किल हो गया था। आइस प्रोजेक्ट के केवल कुछ ही डाउनलोड्स हुए थे और हर कोई बहुत निराश महसूस कर रहा था। लेकिन डालमी अंदर ही अंदर खुश थी। उसने खुशी खुशी सबको बियर पीने के लिए बाहर बुलाया। वो इतनी नशे में थी कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिंदगी इतनी जल्दी और इतनी स्ट्रिक्टली उसे झटका देगी। अगली सुबह आइस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए बेसबॉल स्टार, जिसने एक बड़े शो में भाग लिया था, ने इसे सबके सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा कि ये ब्लाइंड लोगों के लिए अच्छी खबर है। ये खबर देखकर जी प्योंग इतना चौंक गया कि ट्रेडमिल से गिर पड़ा। आइस प्रोजेक्ट के डाउनलोड्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में 30,000 डाउनलोड्स हो गए। हर कोई बहुत एक्साइटेड था, लेकिन डालमी पूरी तरह टूट गई। उसने कहा, 30,000 लोग एक दिन में, तो ये एक साल में $1 बिलियन हो जाएगा। तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? सब खुश होकर कराओके में जश्न मनाने चले गए, लेकिन डालमी बेहद परेशान लग रही थी। उसने कहा, जिंदगी में इससे ज्यादा पछताने वाली कोई चीज नहीं हो सकती। डालमी ने अपने हाथ में लिस्ट देखी। अब केवल मॉर्निंग ग्रुप बचा था, जिससे वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मिली थी। लेकिन वो अब उनसे भीख मांगना नहीं चाहती थी। वो आइस प्रोजेक्ट को छोड़ने का विचार कर रही थी। लेकिन इसी समय दोसान ने उसे बताया कि उसकी दादी की नजरें और खराब होती जा रही थी। जल्द ही दादी कुछ भी नहीं देख पाएंगी। डालमी घर लौटी और हमेशा की तरह हंसने बोलने का नाटक करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन डालमी ने इंजे से रिक्वेस्ट की कि वो उसे दूजुम से मिलने ले जाए। डालमी ने ये भी कहा, अगर इंजे सहमत नहीं हुई तो वो घुटनों पर बैठकर उससे रिक्वेस्ट करेगी। जब वे दूजुम के रेस्टिंग रूम पहुंची तो दोनों हैरान रह गए। दोसान दूजुम के सामने घुटनों के बल झुका हुआ था। पिछली बार जब दोसान ने दूजुम का नेम प्लेट तोड़ा था तो दूजुम अब प्रॉपर्टी डैमेज के लिए केस करना चाहता था और धमकी दे रहा था कि अगर वे सेटलमेंट नहीं करते तो ये दोसान के फ्यूचर में क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। डालमी को चिंता न हो, इसलिए दोसान चुपचाप यहाँ आया और चेयरमैन दूजुम से माफी मांगी। दूजुम ने डालमी से पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। डालमी ने कहा, वो कंपनी के कम्युनिटी फंड बजट को लेना चाहती है। लेकिन दूजुम ने कहा, अगर दोनों घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगे तो वो इस पर विचार करेगा। उसने कहा कि वो सिर्फ दोनों को एक सबक सिखाना चाहता है, ताकि वे भविष्य में ऐसा बिहेवियर न करें। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि डालमी उसी बात का जवाब देगी। डालमी ने कहा, इस जीवन में कुछ भी प्रेडिक्टेड नहीं हो सकता। इसके बाद डालमी ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चलाई। असल में पिछली बार जब वो दूजुम से मिलने गई थी तो जी प्योंग ने उसे मैसेज भेजकर कहा था कि इमरजेंसी सिचुएशन में बातचीत रिकॉर्ड कर लेना। इसलिए उसने चुपके से अपना फोन चालू कर दिया और पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। अब ये रिकॉर्डिंग उसके काम आ गई। रिकॉर्डिंग सुनकर दूजुम पल भर के लिए स्पीचलेस रह गया।
बाहर पहले से ही कई यंग लोग और कुछ जर्नलिस्ट जमा हो चुके थे। अगर ये बाहर जाता तो डेफिनेटली इस पर कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश होते। चेयरमैन दूजुम, जो यूथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के सपने का सपोर्टर होने का दिखावा करता था, लेकिन पर्दे के पीछे पूरी तरह अपोजिट व्यक्ति था। ये खबर डेफिनेटली तुरंत हॉट टॉपिक बन जाती। डालमी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उससे कहा वो मॉर्निंग ग्रुप के कम्युनिटी फंड का इस्तेमाल करके उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे और दोसान के साथ भी सेटलमेंट करे। दूजुम इतना गुस्से में था कि उसने पूरी बोतल मिनरल वाटर की पी ली। इंजे ने भी उसे देखा और मुस्कुराकर सहमति जताई। आखिरकार दूजुम को रिलक्टेंटली मानना पड़ा और अनाउंसमेंट किया कि इस साल मॉर्निंग ग्रुप का कम्युनिटी फंड सैमसंग टेक्नोलॉजी के आइस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा। जीप्योंग ने अपनी कार दोसान के सामने रोकी और उसे डालमी का हेयर टाई दिया, जो गलती से कार में छूट गया था। उसने बताया कि ये कार साफ करते समय मिला। दोसान ने तुरंत पूछा क्या डालमी कार में बैठी थी, लेकिन जीप्योंग कुछ नहीं बोला। उसने बस कार का दरवाजा बंद किया और सेटिस्फैक्ट्री स्माइल के साथ वहाँ से चला गया। हालांकि ये सब जीप्योंग की इमेजिनेशन थी। इन रियलिटी उसने कार रोककर हेयर टाई दिया, लेकिन दोसान ने उम्मीद के मुताबिक रिएक्शन नहीं दिया। जीप्योंग निराश हुआ और गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को पीट दिया। दूसरी ओर दोसान चुपचाप हेयर टाई को देखकर सोच में पड़ गया। उसने अपने दोस्त को शराब पीने के लिए बुलाया और आखिरकार इतना नशे में धुत हो गया कि बेहोश हो गया। योनसान और चुलसान ने कोई और उपाय न देखकर डालमी को फोन किया और कहा कि वो दोसान को अपने घर ले जाए, क्योंकि अगर वो अपने घर जाता तो उसके पिता उसे मार देते। डालमी दोसान को अपने घर ले गई। उसी समय जीप्योंग ने भी वहां पहुंचकर मदद की। वो दोसान को उसके कमरे तक ले गया, लेकिन इस प्रोसेस में दोसान ने उस पर उल्टी कर दी। अगली सुबह दोसान अचानक उठकर कंफ्यूज होकर पूछने लगा मैं यहाँ कैसे आया और मेरे दोस्त कहाँ हैं? सब कुछ जानने के बाद उसने डालमी से माफी मांगी। डालमी ने कहा कोई बात नहीं। उसने पूछा क्या दोसान रात वहीं रुकना चाहता है? जीप्योंग ने भी उसी समय वहां रुकने की ऑफर की। इस पल में जीप्योंग को एहसास हुआ कि वो डालमी को पसंद करता है। सुबह के नाश्ते के समय हर कोई हैरान रह गया जब पता चला कि दोसान बिना कुछ कहे चला गया। तभी डालमी के फोन पर दोसान का कॉल आया। उसने डालमी को अपनी दादी को साथ लेकर डेट पर चलने का इनविटेशन दिया। जीप्योंग ये सुनकर बेहद फ्रस्ट्रेट हुआ। दोसान ने डालमी और उसकी दादी को समुद्र के खूबसूरत नज़ारे दिखाने के लिए कार किराए पर ली थी, क्योंकि उसने देखा था कि डालमी ने आइस प्रोजेक्ट के फीडबैक में लिखा था कि वो अपनी दादी को उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जाने से पहले कई जगह दिखाना चाहती है। इसी दौरान डालमी को एहसास हुआ कि जीप्योंग का हैंडराइटिंग उन पुराने लेटर्स से मिलती है जो 15 साल पहले उसे मिले थे। उसने पुराने लेटर्स और जीप्योंग द्वारा रिवाइज्ड बिजनेस प्लान को कंपेयर किया और दोनों का मैच देख उसे शक हुआ। डालमी ने सीधे दोसान से पूछा, लेकिन वो कुछ क्लियर जवाब नहीं दे पाया। इससे डालमी का शक और बढ़ गया। दादी को ये देख चिंता हुई। जीप्योंग अभी अभी वहाँ पहुँचा था और उसी समय दादी को एक चिट्ठी याद आई। जब डालमी ने दोसान को ढूंढने की सोची ताकि वो उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सके, तो दादी को याद आया कि जो चिट्ठी डालमी ने दोसान के लिए लिखी थी वो बर्ड हाउस में रखी हुई थी। वही बर्ड हाउस जिसमें पहले दोनों ने चिट्ठियां एक्सचेंज की थी। दादी के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने जीप्योंग से कहा वो चिट्ठी दोसान तक पहुंचा दे ताकि डालमी को कोई शक न हो, ताकि दोनों और ज्यादा तकलीफ न सहें। लेकिन जीप्योंग मानने को तैयार नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसे डालमी पसंद है। वो डालमी को सच बताना चाहता था कि दोसान नाम का इंसान नकली है। दादी बहुत दुखी थी। उन्होंने जीप्योंग से कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। अब डालमी और दोसान एक दूसरे को डेट कर रही हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही हैं। उस समय जब दादी ने जीप्योंग से पूछा था कि क्या उसे डालमी पसंद है, तो उसने साफ मना कर दिया था। अब बहुत देर हो चुकी है। दादी ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। जीप्योंग ने जवाब दिया क्यों नहीं? दोसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपनी कार में वापस जाते समय जीप्योंग बहुत दुखी था, लेकिन धीरे धीरे उसका मूड शांत हो गया। उसने तुरंत दादी को मैसेज किया और अपनी गुस्से वाली बात के लिए माफी मांगी। उसने ये भी कहा कि वो तुरंत चिट्ठी लेकर दोसान को दे देगा। जब उसने चिट्ठी ली तो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे खोलकर पढ़ लिया। चिट्ठी पढ़ने के बाद जब उसने नजरें उठाई तो उसने देखा कि डालमी उसके सामने खड़ी है। असल में डालमी ने सुबह गलती से अपनी दादी का फोन उठा लिया था। जब उसने जीप्योंग का मैसेज देखा तो उसे बहुत क्यूरियोसिटी हुई और वो वहां आ गई। हालांकि उसे पहले से शक था, लेकिन जब उसने जीप्योंग को वहां देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। इसी समय दोसान का डालमी को फोन आ गया।
डालमी ने तुरंत उससे पूछा, तुम्हें याद है 15 साल पहले जहां हम चिट्ठियां एक्सचेंज करते थे, उस जगह का पता? दोसान हड़बड़ा गया और कुछ जवाब नहीं दे पाया। डालमी ने तुरंत फोन काट दिया। दोसान के बार बार कॉल करने के बावजूद डालमी ने कोई जवाब नहीं दिया। डालमी बेहद परेशान थी। उसने जी प्योंग से सच्चाई बताने की रिक्वेस्ट की। 15 साल पहले वो लेटर्स किसने लिखे थे? जी प्योंग के पास अब सच्चाई बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने डालमी को बताया कि उसकी दादी ने उससे वो लेटर्स लिखने को कहा था। उसकी दादी चाहती थी कि डालमी के पास एक और दोस्त हो। दोसान नाम उन्होंने अखबार में देखा था और वही नाम उन्होंने इस्तेमाल किया। जी प्योंग ने आगे बताया कि उसने ही दोसान से कहा था कि वो उन लेटर्स को लिखने वाला होने का नाटक करे और उस रात पार्टी में शामिल हो। ये सब जानने के बाद डालमी पूरी तरह टूट गई। उसे लगा कि शुरुआत से अंत तक सब कुछ झूठ था। दोसान ने डालमी को बस स्टॉप पर ढूंढा और उसने भी सब कुछ ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा, उसने सोचा था कि ये सब एक दिन के लिए होगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो डालमी से प्यार करने लगेगा। अपनी लालच के कारण उसने सच्चाई नहीं बताई और ये सब दिन ब दिन खिंचता गया। दोसान ने कहा वो डालमी का आइडियल बनना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अनएक्सपेक्टेडली डालमी ने कहा, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि मैं किस तरह के इंसान से प्यार करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। रात में डालमी कभी बेसबॉल पकड़े गहरी सोच में डूबी रहती, तो कभी 15 साल पुराने लेटर्स को देखकर आंसू बहाने लगती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे प्यार करती है। आखिरकार प्रेजेंटेशन का दिन आया। अगर वे सफल हुए तो उन्हें $50 मिलियन का इनाम मिलेगा, साथ ही कई इन्वेस्टर्स से फंडिंग भी। अगर वे फेल हुए तो उन्हें कंपटीशन से बाहर होना पड़ेगा। पहले मंच पर इंजे की कंपनी आई। उसका प्रेजेंटेशन बेहद सक्सेसफुल रहा। इंजे ने कहा वो एक ग्लोबल पार्टनर की तलाश कर रही है और 2STO के साथ कोलैबोरेशन करने की उम्मीद करती है। 2STO के एलेक्स ने कहा उनका प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव था और वे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन वो अन्य कैंडिडेट्स का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद ही फैसला करेंगे। अगला नंबर सैमसंग टेक्नोलॉजी कंपनी का था। डालमी का प्रेजेंटेशन भी बेहद सफल रहा, लेकिन उनकी एक्यूरेसी केवल 92.4% थी, जबकि इंजे की 93.2%। उनकी टीम इंजे की टीम से थोड़ी पीछे थी। एलेक्स ने डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की, लेकिन दोसान ने एक्यूरेसी को केवल नंबरों तक लिमिटेड न देखने की बात समझाई। उसने बताया कि उनकी टीम ने हाई एक्यूरेसी और एप्लीकेशन साइज को बैलेंस करने की कोशिश की है। जजों ने दोनों टीमों को फिर से टेस्ट के लिए बुलाया और कहा वे सबसे पुराने माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करके अपने प्रोग्राम चलाएं। कुछ समय बाद सैमसंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम स्मूथली चल रहा था, जबकि इंजे की टीम का प्रोग्राम स्मूथली नहीं चल सका। इससे जज बेहद इम्प्रेस्ड हुए। इस बार सैमसंग टेक्नोलॉजी कंपनी ने शानदार तरीके से जीत हासिल की। टीम के सभी मेंबर्स खुशी से गले मिले। जल्द ही उन्हें 2STO से एक ऑफर मिला अपनी एप्लीकेशन बेचने का। 2STO ने उनकी कंपनी खरीदने के लिए $3 बिलियन देने का ऑफर दिया। शर्त ये थी कि वे 3 साल तक कंपनी के हेडक्वार्टर में काम करना होगा। ये ऑफर सुनते ही सबके होश उड़ गए। ये वो रकम थी जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था। 2STO के एम्प्लॉइज को विदा करने के बाद सब इतने खुश थे कि अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। $3 बिलियन और 2STO के सिलिकॉन वैली हेडक्वार्टर में काम करने का मौका, ये ऑफर किसी सपने से कम नहीं था। सब फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और पहले से ही ये सोचने लगे थे कि कौन सा इंग्लिश नाम चुने। कुछ ने तो बिजनेस इंग्लिश क्लास में एडमिशन लेने की प्लानिंग भी शुरू कर दी। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अब उनकी कंपनी सैमसंग टेक्नोलॉजी का नाम नहीं रहेगा, तो थोड़ी उदासी भी हुई। बिना किसी प्लानिंग के वे सभी अपने पुराने ऑफिस लौट गए, जहां उन्होंने ये सफर शुरू किया था। पुरानी यादों के साथ उन्होंने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि 3 साल बाद फिर से नया बिजनेस शुरू करने की बात भी की। उनका सपना था कि वो एक साथ ऑटोनॉमस कार बनाएंगे। अगले दिन जब जीपियोंग को पता चला कि एलेक्स उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय उसे खरीदना चाहता है, तो वो तुरंत उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोकने के लिए कंपनी पहुंच गया। लेकिन तब तक दोसान और डालमी पहले ही एलेक्स के पास जा चुके थे। जीपियोंग ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पढ़ी, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और डालमी को फोन किया ताकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोका जा सके। लेकिन योंगसान ने तुरंत उसका फोन छीन लिया और डालमी का नंबर डिलीट कर दिया। उसने जीपियोंग से कहा, हमें अमीर बनने से मत रोक। जीपियोंग ने कहा, ये एक टैलेंट एक्विजिशन का मामला है। एलेक्स को तुम्हारी कंपनी की कोई वैल्यू नहीं दिख रही।
वो सिर्फ तुम्हें इंजीनियर के तौर पर हायर करना चाहता है। उसने ये भी समझाया कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उनकी टीम तुरंत तोड़ कर दी जाएगी। टेक्निकल स्टाफ के अलावा बाकी सभी सदस्यों को तुरंत निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही सब एलेक्स के पास भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब जीपियोंग एलेक्स के ऑफिस पहुंचा, तब तक डालमी और दोसान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। वो दोनों लिफ्ट के दोनों तरफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। कंपनी के एक्विजिशन के पहले ही दिन उनकी पूरी टीम तोड़ कर दी गई। एलेक्स सिर्फ 3 टेक्निकल स्टाफ को अमेरिका ले जा रहा था। डालमी और उनकी बाकी फीमेल मेंबर को तुरंत निकाल दिया गया। आइस प्रोजेक्ट भी पूरी तरह क्लोज कर दिया गया। दोसान बेहद गुस्से में था और उसने पूछा, क्या ये सब एक धोखा था? उसे याद आया कि एलेक्स ने कहा था कि वो सभी को अपनी टीम में लेगा, लेकिन एलेक्स ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। वर्बल वादे लीगली बाइंडिंग नहीं होते। एलेक्स ने उन्हें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा, कंपनी को अच्छी कीमत पर खरीदा गया है और सभी को पैसा और सिलिकॉन वैली में एक्सपीरियंस पाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन दोसान अग्री नहीं हो रहा था। उसने सजेशन दिया कि वे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और इसे भूल जाएं। एलेक्स ने उसे सलाह दी कि वो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर हो चुके थे और इसे कैंसिल करने पर $6 बिलियन का जुर्माना भरना होगा। ये सुनकर डालमी ने डिसअपॉइंटमेंट से सिर झुका लिया। दोसान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो डालमी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जीपियोंग ने डालमी की ओर देखा और धीरे से कहा कि उन्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। 2STO ने उनकी कंपनी को $3 बिलियन में खरीदा, लेकिन उनकी रुचि आंखों के प्रोजेक्ट में नहीं, बल्कि उनकी टेक्निकल एक्यूरेसी में थी। ये बातें सुनकर डालमी पूरी तरह टूट गई। कल तक वे फ्यूचर के लिए उम्मीदों से भरे हुए थे। वे अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे, अंग्रेजी नाम सोच रहे थे और यहाँ तक कि बिजनेस इंग्लिश क्लास के लिए साइन अप कर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। दोसान ने बाहर जाकर जीपियोंग का कॉलर पकड़ लिया। दोनों ने बिना एक शब्द बोले लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के बाद जीपियोंग ने दोसान को सलाह दी कि वो आंखों के प्रोजेक्ट को छोड़ दे और अपनी टेक्नोलॉजी का यूज प्रॉफिट्स कमाने के लिए करे। लेकिन दोसान ने उसे आंखों के प्रोजेक्ट के लिए मदद की भीख मांगी। उसने कहा, ये प्रोजेक्ट डालमी की दादी के लिए है। दादी की नजरें अब कमजोर हो चुकी हैं और जल्द ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाएंगी। जीपियोंग ये सुनकर हैरान रह गया। जीपियोंग तुरंत दादी की हॉट डॉग शॉप पर गया। उसने देखा कि दादी अब बिल ठीक से नहीं पढ़ पा रही थी और यहाँ तक कि कुल अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए आइज एप्लीकेशन का यूज कर रही थी। दादी को इस हालत में देखकर जीपियोंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसुओं को पोंछते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया और उनके पास चला गया। डालमी ने जीपियोंग को वहाँ से बाहर आते हुए देखा। डालमी ने जीपियोंग को डिनर पर इनवाइट किया ताकि वो उसे अगला कदम उठाने के लिए कुछ सलाह दे सके। जीपियोंग ने कहा, जो मैं कहने वाला हूँ वो थोड़ी कड़वी बात हो सकती है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, डालमी की टीम का मुकाबला 2STO से है, जो ऐसा है जैसे पत्थर से अंडे की टक्कर हो रही हो। उसकी सलाह थी कि डालमी की टीम हकीकत को माने और 2STO के साथ कोऑपरेट करे। डालमी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उनके पास और कोई बेहतर रास्ता नहीं था। उधर दोसान की माँ ने उससे पूछा, उसका और डालमी का क्या चल रहा है। लेकिन क्योंकि डालमी को पता चल चुका था कि चिट्ठियां जीपियोंग ने लिखी थी, दोसान को नहीं पता था कि डालमी क्या सोच रही है। दोसान भी जानना चाहता था। उसी वक्त डालमी का मैसेज आया, सो गए क्या? दोसान जवाब देने ही वाला था कि नहीं सोया। तभी उसकी माँ ने उसे मैसेज डिलीट करने और कोट उतारने को कहा। फिर उसने दोसान को थोड़ा मारा और कहा, तुम्हें लड़कियों की बात समझ नहीं आती। उसने समझाया कि डालमी चाहती है कि वो उसे कॉल करे। दोनों के फोन कॉल की शुरुआत दादी की दवाइयों की बात से हुई और फिर एक के बाद एक टॉपिक पर बात होती रही। कोई भी फोन रखने को तैयार नहीं था। अगली सुबह दोसान डालमी के घर के बाहर छुप गया ताकि कैजुअल मीटिंग का बहाना कर सके। कुछ दिन पहले डालमी ने कहा था कि वो अब भी कंफ्यूज है और दोसान और जीपियोंग से अकेले मिलने पर उसे बुरा लगता है, इसलिए उसने कहा कि अब वो अकेले नहीं मिलेंगे। दोसान ने कोइंसिडेंस का बहाना बनाया। जब डालमी ने उसे हाय कहा तो उसने कहा, अरे क्या इत्तेफाक है, यहाँ एक अच्छा इंग्लिश कोचिंग सेंटर है, उसी के बारे में पूछने आया था। डालमी हल्का मुस्कुराई, जैसे उसने दोसान की चालाकी पकड़ ली हो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि चीजें इतनी जल्दी बदल जाएंगी। अगली सुबह डालमी ने नया ड्रेस पहना, मेकअप किया और सुबह सुबह दोसान के घर पहुंच गई। आज उसका बर्थडे था और उनकी पहले से मिलने की प्लानिंग थी, लेकिन दोसान तो अपना बर्थडे भूल ही गया था।
इतने सारे इवेंट्स की वजह से उसका पूरा ध्यान कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम सुलझाने में था। दोसान ने कहा, टेंशन मत लो। बस में बैठकर दोसान एक किताब पढ़ने में बिजी था जो कॉर्पोरेट लिटिगेशन पर थी। एक केस पढ़कर उसने डालमी से डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन डालमी को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डालमी उसे एक हाई क्लास फ्रेंच रेस्टोरेंट ले गई, लेकिन दोसान का ध्यान अभी भी अधूरे काम पर था। डालमी ने कहा, तुम जैसे कंप्यूटर जीनियस दुनिया में बहुत कम होते हैं। तुम्हें एलेक्स के साथ 2STO में अपने टैलेंट को निखारना चाहिए। उसने कहा, मुझे भूल जाओ। दोसान और सुनना नहीं चाहता था। उसने किताब खोली, लेकिन डालमी ने उसे बंद कर दिया। उसने फिर समझाया कि ये मौका मत गवाओ। दोसान ने आखिर में कहा, हमारा मिलना किस्मत है। फिर वो बाहर चला गया। डालमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दोसान ने कहा कि वो डालमी और आइस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकता, चाहे वो सैंडबॉक्स वेंचर कैपिटल का हेडक्वार्टर हो या पुराना अटारी ऑफिस। उसने कहा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। डालमी के पास अब एक ही चारा था। उसने कहा, तुमने वो चिट्ठियां नहीं लिखी थी, इसलिए मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दोसान बहुत हर्ट हुआ। अब डालमी अपनी बहन इंजे की कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंच गई। सबने उसे सरप्राइज होकर देखा। इंजे ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डालमी ने सीधे अपनी CV टेबल पर रख दी और कहा, मैं जॉब अप्लाई करने आई हूँ। इंजे ने कुछ नहीं कहा। डालमी ने बताया कि उस दिन की प्रेजेंटेशन में इंजे ने जो कहा उसने उसे बहुत इम्प्रेस किया। डालमी ने कहा, तुम्हारी बातों से मुझे एहसास हुआ कि शायद हम दोनों का लक्ष्य एक जैसा है। ये सुनकर इंजे ने महसूस किया कि उनके गोल एक जैसे हैं। अब दोनों बहनों ने अपनी पुरानी राइवलरी को खत्म कर एक साथ काम करने का फैसला किया। बहुत जल्द डालमी को इंजे की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। कुछ समय बाद उन्होंने एक अलग सब्सिडरी कंपनी चियोंगम्यांग कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट की, जिसमें डालमी को डायरेक्टर बनाया गया और उन्हें नई कंपनी के बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस समय दूसरी ओर दोसान और उनकी टीम, जो 2STOs के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त किए। जिप्योंग को भी टीम लीडर से डायरेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया। 3 साल बाद डालमी ने जिप्योंग को मिडटर्म फेस्टिवल के लिए अपने घर इनवाइट किया। उसने उनसे कहा वे थोड़ा पहले आएं ताकि खाना बनाने में मदद कर सकें। शाम को चारों लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह थे। उन्होंने साथ में मूनकेक्स बनाए, खाना पकाया और कार्ड्स खेलते हुए बहुत अच्छा समय बिताया। सीख बनाने के दौरान जिप्योंग इतने थक गया कि वहीं सो गया। डालमी तुरंत उसके ऊपर एक कंबल डालने चली गई। जब दादी कमरे से बाहर आईं, तो डालमी ने जल्दी से उन्हें इशारा किया कि वे धीरे बोलें। ये सब देखकर जिप्योंग ने एक हैप्पी स्माइल के साथ सोने का नाटक किया। रात में जब डालमी जागी तो उसने देखा कि जिप्योंग जगा हुआ था और अब भी सीख बना रहा था। वो तुरंत उनके पास बैठ गई। जिप्योंग ने कहा कि वो दादी के लिए एक हॉट डॉग शॉप खोलने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन डालमी ने इसे ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी सही समय नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी दादी के लिए एक हॉट डॉग शॉप खोलना चाहती है। जिप्योंग ने कहा वो ये इंश्योर करना चाहता है कि वो कभी अनकंफर्टेबल महसूस न करें। उन्होंने कहा, जब भी वो थकी हुई हूँ या मुश्किल में हूँ तो सबसे पहले उन्हें ही याद करें। जिप्योंग को लगा कि उनके और डालमी के बीच की फीलिंग्स एक कदम और आगे बढ़ गई हैं, इसलिए उसने उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा। जिप्योंग गिफ्ट लेकर एक शांत जगह पर जाकर ये सोचने लगा कि बातचीत की शुरुआत कैसे करें। उसने अनगिनत कारण और बहाने सोचे और आखिरकार हिम्मत जुटाकर बाहर निकल पड़ा। डालमी को ढूंढने के रास्ते में जिप्योंग का सामना स्पॉन्टेनियसली लॉबी में दोसान से हो गया। जिप्योंग ने दोसान से पूछा वो यहाँ क्यों है। ये जानने के बाद कि दोसान अपनी छुट्टियां खत्म होने के बाद अमेरिका वापस जाएगा, जिप्योंग ने राहत की सांस ली। फिर दोनों ने बातचीत शुरू की। दोसान ने जिप्योंग के हाथ में गिफ्ट बॉक्स देखा। दोसान ने जिप्योंग से पूछा कि वो ये गिफ्ट किसे देने वाले हैं। जिप्योंग कुछ पल के लिए हिचकिचाया। फिर उसने गिफ्ट बॉक्स को टेबल पर रखकर ये दिखाने का नाटक किया कि उसका और डालमी का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। उसने कहा कि ये गिफ्ट डालमी के लिए है। ये सुनकर दोसान बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोसान का रिएक्शन देखकर जिप्योंग खड़ा हो गया। उसने जानबूझकर दोसान को डालमी से मिलने के लिए इनवाइट किया। दोसान ने भी ऐसा दिखाया जैसे उसकी भी डालमी से मिलने का प्लान है और वो खड़ा हो गया। जिप्योंग ने बताया कि वो उसके साथ नहीं जा सकता। ये सुनकर जिप्योंग पलटा और अकेले ही वहाँ से चला गया, जिससे दोसान बेहद दुखी हो गया। डालमी एलिवेटर से बाहर निकली। दोसान फॉर्चुनेटली उसके सामने से गुजरा। जब डालमी ने रिस्पॉन्स दिया तो वो पहले ही दूर जा चुका था।
उसने जल्दी से दोसान के पीछे भागना शुरू किया। काफी ढूंढने के बाद डालमी ने एक बार फिर से उस फेमिलियर फिगर को देखा। बड़ी मुश्किल से वो पकड़ पाई, लेकिन उसे खींचने की कोशिश में उसकी पूरी कॉफी उस पर गिर गई और सामने वाला व्यक्ति दोसान नहीं था। इस सिचुएशन में खुद को देखकर डालमी असमंजस में पड़ गई। वो बार बार उस व्यक्ति से माफी मांगने लगी। इसी समय अचानक फोन बजा। डालमी ने तुरंत फोन उठाया और अपने कपड़ों को ठीक करने की परवाह किए बिना जल्दी से कंपनी की ओर भागी। दरअसल उनकी कंपनी पर वायरस अटैक हुआ था। सभी डॉक्यूमेंट्स एनक्रिप्ट हो चुके थे। सामने वाले ने धमकी दी थी कि उनकी कंपनी को $300 मिलियन 12 घंटे के अंदर पेमेंट करने होंगे, वरना वो डिक्रिप्शन की हटा देगा। ऐसे में उनकी कंपनी का सारा डेटा और ऑटोनॉमस व्हीकल डिवीजन की जानकारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस तुरंत समस्या हल नहीं कर सकी। कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट ने कहा कि कोड बहुत लंबा है और इसे क्रैक करने में कई दिन लग सकते हैं। डालमी ने तुरंत सजेशन दिया कि $300 मिलियन देकर हैकर्स से डिक्रिप्शन की खरीद ली जाए, ताकि उनका सारा डेटा रिकवर हो सके। आखिर उनके एल्गोरिदम डेवलपमेंट और कार मॉडिफिकेशन में $2 बिलियन खर्च हुए थे, तो $300 मिलियन देना सस्ता सौदा था। लेकिन कंपनी का सारा पैसा नए बिजनेस में लगा हुआ था और उनके पास इतना कैश नहीं थी। डालमी परेशान होकर एक के बाद एक कॉल करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने फोन कॉन्टैक्ट्स को ब्राउज कर रही थी जब उसने अचानक जीपियोंग का नंबर देखा। उसे याद आया कि जीपियोंग ने कहा था कि जब भी वो मुश्किल में हो तो सबसे पहले उसी को याद करे। कुछ समय तक हिचकिचाने के बाद वो कॉल बटन दबाने ही वाली थी कि संयोग से एक कॉल आ गया। डालमी ने तुरंत फोन उठाया। ये कॉल दोसान का था। दरअसल अभी जब डालमी के पुराने कोलीग्स मदद कर रहे थे, तब चुलसान भी वहीं मौजूद था। चुलसान ने दोसान को इसके बारे में बताया। दोसान की आवाज सुनकर डालमी कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो गई। आखिरकार वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी और रो पड़ी। दोसान ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो 20 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। दोसान जल्दी से वहां पहुंचा। उसने तुरंत USB ड्राइव प्लग किया और काम शुरू कर दिया। कंपनी के 2 टेक्नीशियन बहुत नाराज हुए और गुस्से में बाहर चले गए। चुलसान जल्द ही पहुंचा। उसके पीछे योंगसान भी आया। उन्होंने मिलकर काम किया और थोड़े ही समय में डिक्रिप्शन की ढूंढ ली और सारा डेटा रिकवर कर लिया। प्रॉब्लम सॉल्व होते ही डालमी ने राहत की सांस ली। वो इतनी थक गई थी कि वहीं गिर पड़ी। दोसान ने उसे जल्दी से उठाया और रेस्टिंग एरिया में ले गया। बाकी सब समझ गए और वहां से चले गए। ये जानने के बाद कि दोसान अभी छुट्टी पर है और 1 हफ्ते में अमेरिका लौट जाएगा, डालमी बहुत निराश हुई। उसने नीचे अपने कॉफी से गंदे कपड़ों को देखा और उसकी स्लीव पर एक बटन गायब था। डालमी ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया और हल्का सा मुंह बनाया। उसका करंट फॉर्म वास्तव में बहुत पैथेटिक था। अगली सुबह जीपियोंग जब सैंडबॉक्स लौटा तो उसे पता चला कि डालमी की कंपनी पर हमला हुआ था। वो तुरंत उसके ऑफिस पहुंचा और पूछा कि चीजें कैसे चल रही हैं। डालमी ने बताया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, थैंक्स टू दोसान और उसके दोस्तों को जिन्होंने आकर मदद की। जीपियोंग ने पास में पड़ी दोसान की जैकेट देखी और थोड़ा निराश हुआ। उसने कहा कि ये एक सौभाग्य की बात है। फिर जीपियोंग ने डालमी से पूछा कि क्या वो ठीक है। डालमी ने कहा कि वो खुद से बहुत निराश महसूस कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी मिजरेबल सिचुएशन में होगी। जब उसने अपनी सबसे बुरी सिचुएशन में दोसान से फिर से मुलाकात की तो ये बेहद शर्मनाक था। उसने उससे विनती की कि वो किसी को न बताए कि वो रोई थी। जीपियोंग ने फिर सभी पर्दे खींच दिए और डालमी से कहा कि वो यहीं रुके और शांत हो जाए और दरवाजा बंद करना न भूले। दूसरी ओर दोसान और उसके 2 दोस्त नाश्ता कर रहे थे। थोड़ी चर्चा के बाद तीनों ने कोरिया में ही अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। दोसान जल्दी से डालमी के ऑफिस भागा। वो अपना कोट वापस लेना और अपने फैसले के बारे में उसे बताना चाहता था। जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर निकला, उसकी मुलाकात जीपियोंग से हो गई। जीपियोंग ने दोसान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो दोसान से बात करना चाहता था। जीपियोंग ने दोसान से पूछा क्या वो डालमी से मिलने जा रहा है। दोसान ने जवाब में पूछा कि उसे ये जानने का क्या अधिकार है। अनएक्सपेक्टेडली जीपियोंग ने नाटक किया कि वो डालमी का बॉयफ्रेंड बन गया है। एलिवेटर से बाहर निकलने के बाद जीपियोंग को लगा कि उसने ज्यादा कर दिया। उसने डालमी को सब कुछ स्पष्ट करने के लिए फोन किया। अभी उसने दोसान को रोकने के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिससे दोसान गलतफहमी में पड़ गया। अगर वो अभी बाहर जाती तो वो दोसान को ढूंढ सकती थी, मगर डालमी ने कहा कि उसे अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पता था कि दोसान जल्द ही अमेरिका लौटने वाला है। दोसान ने उसे फिर से फोन किया
ये सोचकर कि वो आखिरकार अमेरिका लौट जाएगा, और उसे डालमी की करंट मिजरेबल सिचुएशन देखकर बहुत बुरा लगा। डालमी ने फोन का जवाब देने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपना फोन बंद कर दिया। दोसान ने फिर से फोन किया और जब उसने सुना कि दूसरी तरफ का फोन बंद हो गया है तो उसने दुखी होकर फोन नीचे रख दिया। अभी जो छोटी सी उम्मीद जगी थी वो फिर से बुझ गई। घर लौटने के बाद वो वहाँ बैठे हुए बॉल को देखता रहा। वो उस दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सका जब दोनों पहली बार मिले थे। अंत में ते हुए बॉल, जो उनके प्यार का प्रतीक था, को कचरे में फेंक दिया गया। इस प्रकार सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि कल डालमी ने क्रूरता से दोसान को मना कर दिया था, लेकिन अनपेक्षित रूप से वो आज मदद मांगने आई। ऊपर की मंजिल पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। वहाँ कई इन्वेस्टर थे क्योंकि उनकी रेप्यूटेशन बहुत थी। डालमी सीधे ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया और लाइन में खड़ा होने को कहा। वो केवल दोसान को फोन कर सकती थी। जब दोसान ने देखा कि डालमी का फोन आ रहा है तो उसने सीधे रिजेक्ट बटन दबा दिया। उसने उसे एक मैसेज भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सभी इन्वेस्टर्स के चले जाने के बाद डालमी का फोन फिर से बजा। दोसान ने एक पल के लिए हेजिटेट किया और आखिरकार फोन काट दिया, मगर डालमी पहले ही दरवाजे पर खड़ी थी। माहौल तुरंत अजीब हो गया। उसने डालमी से पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। डालमी ने कहा कि वो उसे काम करने के लिए ऑफर करने आई है। दोसान ने तुरंत चुलसान और योंगसान को बाहर निकाल दिया। फिर उसने डालमी से कहा 3 साल पहले उसने रिश्ता तोड़ना चाहा था, इसलिए उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जो उसे बहुत हर्ट करते थे। उसे इसे एक्सेप्ट करने में 3 साल लग गए। वो इस तरह जारी नहीं रखना चाहता था। अगर वे अब मिलने के लिए नहीं बने हैं तो बेहतर होगा कि वे फिर कभी न मिले। डालमी ने कहा। अब उन शब्दों को सुनकर उसे बहुत दुख हो रहा है। उसने पूछा कि क्या वो भी तब ऐसा ही महसूस करता था, और फिर उसने ईमानदारी से उससे माफी मांगी। दरअसल कुछ दिन पहले कंपनी के सीनियर डेवलपर्स को किसी और ने लालच दिया था। इंजे ने डालमी से कहा कि वो दोसान की टीम को ऑफर करे। तभी डालमी को पता चला कि दोसान कोरिया में रहना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी सहमति नहीं दी। डालमी ने सोचा कि ऐसा करने से उनकी टीम का समय बर्बाद होगा। इंजे बेहद गुस्से में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि डालमी ये सोचेगी कि उसकी कंपनी दोसान की टीम का समय बर्बाद कर रही है। इंजे ने डालमी को फीलिंग्स के आधार पर काम करने का ब्लेम लगाया और कहा कि वो एक डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। इंजे ने डालमी को 2 ऑप्शन दिए। पहला, दोसान की टीम को कंपनी में काम करने के लिए इनवाइट करें, और दूसरा, या तो अपनी नौकरी छोड़ दें। इंजे ने कहा उसे ऐसी डायरेक्टर की जरूरत नहीं है जो कंपनी को ऑब्स्ट्रक्ट करे। डालमी बेहद गुस्से में थी। उसे लगा कि उसकी बहन उसे धमका रही है। यहाँ तक कि उसकी माँ और दादी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया। दोनों ने कहा डालमी अपनी पर्सनल फीलिंग्स को कंपनी पर हावी होने दे रही है। एक डायरेक्टर के रूप में अगर वो ऐसा सोचती है तो कंपनी कैसे डेवलप होगी। इसलिए वो रिलक्टेंटली यहाँ दोसान को ढूंढने आई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दोसान उसे बोलने का मौका भी नहीं देगा और सीधे मना कर देगा। दोसान ने घर लौटने के बाद उसके पिता ने बेसबॉल उठाया और उसे एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख दिया। उसके पिता ने कहा ऐसी कीमती चीज को सावधानी से रखा जाना चाहिए। अगले दिन डालमी को भूलने के लिए दोसान ने फैसला किया कि वो अपने पिता के एग्जाम्पल का पालन करेगा। जब वो छोटा था उसने अपने मृत चाचा के घर तक साइकिल चलाई, अपने दिल के दर्द को कम करने और अपनी चिंताओं को भुलाने के लिए शारीरिक थकान का यूज करने के इरादे से। कई डिफिकल्टीज का सामना करने के बाद वो आखिरकार अपने चाचा के घर पहुंचा। दोसान थककर सीधे घर के बाहर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जितना ज्यादा उसका शरीर थका हुआ था उतना ही सब कुछ उसके दिमाग में क्लियर हो रहा था। उसे नहीं पता कि वो कब सो गया, लेकिन जब वो जागा तो पहले ही अंधेरा हो चुका था। इस समय डालमी उसकी ओर लंगड़ाते हुए आ रही थी। दोसान को लगा कि वो भूखा है और उसे भ्रम हो रहा है। उसने कुछ घूंट पानी पिया, ये उम्मीद नहीं करते हुए कि वो व्यक्ति वास्तव में डालमी थी। दोसान खड़ा हुआ और वहाँ से जाने की कोशिश की। डालमी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उससे कुछ कहा। आखिरकार वे दोनों एक साथ वापस लौटे। जिप्योंग और दोसान मेन हॉल में मिले। जिप्योंग ने दोसान को रोकने के लिए पुकारा। जिप्योंग पुराने लेटर्स को दोसान से वापस लेना चाहता था। हालांकि दोसान देना नहीं चाहता था, लेकिन उसने सहमति दे दी। लेकिन शर्त ये थी कि जिप्योंग को वो अरोइड पौधा लौटाना होगा जो डालमी ने दोसान को दिया था। दोसान घर लौटकर पुराने लेटर्स को छांटने लगा और उसे एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, उस व्यक्ति के लिए जिसे मैं प्यार करती हूँ। वो खुद को रोक नहीं सका और उसने लेटर खोलकर पढ़ लिया। इसी समय जिप्योंग का फोन अचानक बजा।
जिसमें पूछा गया कि दोनों कहाँ मिलेंगे। दोसान ने कहा कि अब उसे अरोइड पौधे की जरूरत नहीं है और ये सब ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोसान ने फिर डिसाइसिवली कॉल काट दिया और जीपियोंग ने फिर कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। लेकिन जीपियोंग अरोइड पौधा लेकर सीधा दोसान के घर पहुंच गया। दोनों आधे नशे में और आधे होश में थे। दोसान ने कहा कि वो जीपियोंग को बहुत प्रेज करता है। दोसान ने एक बार डालमी से पूछा था कि वो उसे क्यों पसंद करती है और डालमी ने कहा था कि वो उसका पहला प्यार है। लेकिन वास्तव में जिसने बचपन में डालमी को लेटर लिखे थे वो जीपियोंग था। जीपियोंग द्वारा लिखे गए लेटर्स ने उसे लंबे समय तक सांत्वना दी थी। जब दोसान को ये पता चला तो वो बहुत जलस हो गया। उसे बस मेरे हाथ पसंद है। उसने डालमी से प्यार करने की कोशिश की ताकि उनके बीच की खूबसूरत यादों को पीछे छोड़ा जा सके, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये चीजें सफिशिएंट नहीं है। इस तरह दोनों ने पूरी रात एक दूसरे से अपने दिल की बात की। अगली सुबह जीपियोंग जागा और खुद को दोसान के घर पर पाया। वो उठकर कमरे से बाहर चला गया और कोइंसिडेंटली उसने दोसान की माँ को ये पूछते सुना कि क्या मछली के सूप में मिर्च डालनी चाहिए, क्या जीपियोंग को तीखा खाना पसंद है। दोसान ने अपनी माँ से पूछा क्या उनके पास सोयाबीन कर्ड है। जब उन्हें पता चला कि जीपियोंग को ये पसंद है तो दोसान ने उसे घर ले जाने के लिए पैक करने का आइडिया दिया। जीपियोंग चुप रहा और चुपचाप दोसान के कमरे में लौट गया। जब दोसान अंदर आया और जीपियोंग को हैंगओवर सूप पीने के लिए बुलाया तो वो पहले से ही ठीक से तैयार था। जीपियोंग अचानक गुस्से में आ गया और कहा, मैं लेटर और गमले वाला पौधा वापस ले जाऊंगा। भले ही मैं सब कुछ ले जाऊं, फिर भी मैं तुम्हारी तुलना में कहीं नहीं ठहरता क्योंकि तुम बहुत स्लो हो। मैंने बेसिकली अंत तक स्टूपिड बनने का नाटक करने का इरादा किया था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं ये केवल एक बार कहूंगा। मेरे प्रति अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को भूल जाओ और अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ। जब तुम डालमी से फिर मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि डालमी किसे पसंद करती है। तुम केवल उन हाथों से उस प्यार को जीत सकते हो। जीपियोंग की बात सुनकर दोसान तुरंत डालमी को खोजने के लिए दौड़ पड़ा। डालमी को देखकर दोसान ने एक बार फिर उससे पूछा वो उसे क्यों पसंद करती है। उसने कहा, किसी को पसंद करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर दोसान बेहद खुश हुआ। दरअसल पहले जीपियोंग ने गलती से डालमी से एलिवेटर में मुलाकात की थी। हालांकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन उसने अब और उससे बचने की कोशिश नहीं की। जीपियोंग ने कहा उसने उसके द्वारा लिखे गए लेटर्स पढ़े थे, लेकिन उसने पिछले 15 सालों में कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। जिस दिन दोसान ने उन लेटर्स को पढ़ा उसने उससे मिलने की पहल की, इसलिए लेटर में जो दोसान था वो बिल्कुल भी जीपियोंग नहीं था। जीपियोंग ने कहा उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, नहीं सेल्फ रिप्रोच करने की जरूरत है। ये सुनकर डालमी ने राहत महसूस की। इंजे सैंडबॉक्स रिप्रेजेंटेटिव से फंड जुटाने पर सलाह लेने गई थी, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा वो इस बार इंजे की मदद नहीं कर सकती क्योंकि इस बार वे इंजे की चियोंगमेंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फिर जीपियोंग के पास गए और उनसे कहा उन्हें लगता है कि चियोंगमेंग कंपनी की पॉसिबिलिटीज उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। कंपनी जल्द ही सफल हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उनसे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का रिक्वेस्ट किया। जीपियोंग मना करने वाला था, लेकिन वो मना नहीं कर सका। वो केवल दोसान को बुला सकता था। जीपियोंग को भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा कि दोसान डेफिनेटली मना कर देगा, लेकिन जीपियोंग को उम्मीद नहीं थी कि दोसान सीधे एक्सेप्ट कर लेगा। जीपियोंग ने दोसान से पूछा, पिछली बार जब दोसान ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया था तो इस बार दोसान ने इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट क्यों कर लिया। दोसान ने कहा, पिछली बार ये इसलिए था क्योंकि जीपियोंग ने उस पर दया की थी, लेकिन इस बार ये इसलिए है क्योंकि जीपियोंग को लगता है कि चियोंगमेंग कंपनी में इन्वेस्ट करना वास्तव में एक इन्वेस्टमेंट है। ये कहते हुए दोसान ने जीपियोंग के सामने अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने हैप्पीली कोलैबोरेशन किया। ये सीरीज यही खत्म होती है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।